नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। केंद्र और एमपी सरकार के बीच में एक ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ है। ग्वालियर अब इसी के साथ देश का नया टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनेगा। 3500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। 14,000 लोगों को रोजगार के अवसर यहीं से मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति और एक नई तेजी इस एमओयू के बाद मिलेगी। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। दिल्ली में टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेशन को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया और ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्पेशल एमओयू विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आपको ये बताते चले कि मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में जोन को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट की सुविधा एक ही जगह पर मिल सकेगी, एक ही मंच पर मिल सकेगी। इसके साथ ही यहाँ पर 5G, 6G और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग उपकरण, IoT और साथ ही साथ डिवाइस, सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर भी बनेंगे। सीएम मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश अनुकूल नीतियां और अब ये परियोजना हजारों करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। और यही नहीं बल्कि 14,000 लोगों को नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इधर आगे बढ़ते आपको बताएं, जहां भोजशाला से सटी जमीन पर अब पढ़ी गई नमाज। सर्वे ने 612 की जमीन पर नमाज पढ़ी गई। तेज बारिश में ही मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ी। अंतरिम सुप्रीम फैसले के बाद नमाज पढ़ी गई। भोजशाला के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती रही। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। धार की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आए अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीमों ने आज सर्वे 612 की जमीन पर मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की व्यवस्था की, जहां पर मुस्लिम समाज को 1 से 3 बजे तक, दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक नमाज अदा करने के लिए समय निर्धारित किया गया था। करीब 2:30 बजे 150 से ज़्यादा की संख्या में मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए यहाँ पर पहुँचे और इस दौरान तेज़ बारिश भी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद नमाजियों ने चलती बारिश में ही नमाज अदा की। तो ये आपको कुछ तस्वीरें भी सामने आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। भोजशाला से सटी हुई ज़मीन पर नमाज पढ़ी गई। हालांकि बरसात भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नमाजियों ने नमाज अदा की। देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं। और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए और सर्वे नंबर दिए। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग प्रशासन द्वारा इसमें बहुत अच्छी तैयारी की गई थी और आप देख रहे हैं कि बड़ा शांतिपूर्वक सौहार्द तरीके से नमाज लगभग 150 लोग मुस्लिम भाइयों ने अदा की है। इसमें ये 612 नंबर है जो कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम से। आने वाले समय में नमाज की क्या व्यवस्था रहेगी? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है। अभी चूंकि 5 तारीख से लगातार सुनवाई होगी, तो उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इंटरिम रिलीफ दी थी
उसके अनुसार ही हमने बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा कराई है। वो परिस्थिति देख के जो वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश होंगे और माननीय न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसका दिन होगा वो। देखिए, आपको जैसा विदित है, लगातार कल शाम से ही लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ में लगातार चर्चा और वार्तालाप का दौर जारी था। निर्णय जो प्रशासन और पुलिस विभाग ने लिया, उस स्थान पर अशांतिपूर्वक नमाज पूरी करवाई गई। नमाज पूरी कराने के लिए लगभग 800 से 900 का पुलिस बल जो हमें उपलब्ध कराया गया था, जिसमें एसटीएफ का बल भी हमारे पास में मौजूद है। इसके साथ में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदन क्षेत्रों में फिक्स पैकेट के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से सर्वेलियंस टीम लगी हुई है। साथ ही हम ड्रोन के माध्यम से भी नज़र बनाए हुए हैं। पेट्रोलिंग कर जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ है उसमें लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है। वर्तमान में अभी तक किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आप तक साझा करें। बीच सड़क फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दो पक्षों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। फायरिंग में एक युवक के पैर में भी गोली लगी। हालांकि फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दो पक्षों के विवाद में हिंसक रूप लिया। महोबा रोड के आसपास की पूरी घटना, युवक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग का वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों का विवाद और दो पक्षों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां बिजली विभाग में नए कनेक्शन और मीटर लगाने के नाम पर अवैध वसूली और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, जहां पर शिकायतकर्ता अनिल पाराशर का आरोप ये है कि करीब 10-11 दिन पहले नए मीटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर फीस जमा की, लेकिन सर्वे के लिए आए अधिकारी ने मीटर लगाने के एवज में उनसे घूस की मांग की, रिश्वत की मांग की। हालांकि शिकायतकर्ता ने कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत मांगने का ऑडियो सबूत के तौर पर जमा करवा दिया है। मामले की विभागीय जाँच जारी है। मैंने 10-11 दिन पहले एमपीवी में मीटर के लिए अप्लाई किया है, जिसकी फीस भी मेरी जमा हो गई। पर सर्वे के लिए आए अरुण विश्वकर्मा जी मेरे को पिछले 7-8 दिनों से बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, 20,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। फिर 15 में आए, फिर 10 में आए, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करके रखा। पैसे मांग रहे हैं। 20,000 रुपये से स्टार्ट किया था और परसों उन्होंने 6,000 रुपये में बोला रहा कि हम ऑफिस के पास आ जाओ, मैं 6,000 में आपका काम कर दूंगा। कनेक्शन के एरिया का ये है गजरत कॉलोनी, गंगानगर साउथ का। आपका नाम बताइए। अनिल पाराशर। आगे बढ़ते आपको बताया जाए, जबलपुर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। हालांकि जिनकी पहचान बिंदु विश्वकर्मा और उनकी पत्नी रजनी विश्वकर्मा के तौर पर हुई है, उन पर आरोप ये है कि कालीमठ आमनपुर स्थित मकान में अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री की जा रही थी। जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश भी दी, जहां से करीब 250 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत भी करीब 1,85,000 रुपये बताई जा रही है। कल रात्रि लगभग 9 बजे के बाद थाना मदन महल के अंतर्गत कालीमठ आमनपुर में एक सूचना मिली थी कि एक घर में बड़ी मात्रा में शराब संधारित की गई है। उसकी सूचना पर हमारी मदन महल की पुलिस थाना प्रभारी के नेतृत्व में भेजी गई थी, जहां से बड़ी मात्रा में शराब, लगभग 249 लीटर शराब हमें जब्त की है, जिसमें एक घर के अंदर ये शराब रखी गई थी, जिसके मालिक बिंदु विश्वकर्मा एवं उनकी पत्नी रजनी विश्वकर्मा है। दोनों को आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार करके मामला में विवेचना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां जबलपुर से खबर है, जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग और पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारियों की टीम ने बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया है। टीम ने 3 सोनोग्राफी सेंटरों में अनियमितताएं मिलने पर उन्हें सील कर दिया है। मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। सील होने वाले 2 सेंटर डॉक्टर सतीश अग्रवाल के बताए जा रहे हैं, जबकि
डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के RK डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, सीएम विष्णुदेव साई की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। बस्तर जिले के विकास का रोड मैप शेयर किया है। रायपुर में एम्स स्थापना की मांग की गई है। 461 गांवों में स्थायी बिजली ग्रिड के विशेष सहायता की मांग की गई है। गैस आधारित यूरिया परियोजना को भी जल्द मंजूरी की मांग सीएम की ओर से की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण और अहम विषयों पर चर्चा की। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के समग्र विकास का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया और राज्य की कई प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से 3 प्रमुख मुद्दों को उनके सामने उठाया। पहला, राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी दी जाए और इसके साथ ही 461 गांवों को स्थायी ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार विशेष सहायता पैकेज दे और रायपुर या फिर बस्तर में AIIA की स्थापना सकारात्मक पहल हो। पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। पंकज, आज दोनों के बीच में अहम मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में क्या क्या मुद्दे सीएम की ओर से रखे गए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से मुलाकात करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संसद भवन पहुंचे और वहां पे अलग अलग कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खास तौर पर यूरिया प्लांट को लेकर चर्चा हुई। ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान और करीबन 461 गांवों में स्थायी बिजली के लिए सहयोग का जो आग्रह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। इसके अलावा जो दशहरा का फेस्टिवल होता है बस्तर में, वो करीबन 70 दिन तक चलता रहता है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन दिया गया और उनको कहा गया कि आप आइए करके। अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इनवाइट किया गया इस मसले को लेकर। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण करीबन जिन 461 गांवों को पहले सुरक्षा कारणों से बिजली की ग्रिड नहीं पहुंच पाया था, अब वहां शुरुआत करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल कई महत्वपूर्ण मुलाकातें कल और आज हुई हैं। कल एक महत्वपूर्ण मुलाकात रेल मंत्री से भी हुई है। रेल मंत्री से करीबन कड़घोरा से लेकर डोंगरगढ़ के बीच में तकरीबन 1920 से लेकर रेल प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा था, उसको करीबन 100 साल से ऊपर हो गया, तो ऐसे में उसको भी अप्रूवल मिल गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। तो इन तमाम मसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना और योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये मान लिया जाए कि न केवल एक राज्य के समग्र विकास को हम इसमें गति बढ़ती हुई देखेंगे, बल्कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी परियोजना का लाभ मिलेगा, उनको भी इस फायदे का लाभ मिलेगा जो आसपास के राज्य सटे हुए बॉर्डर्स हैं। बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार जिस तरह से अगर कोई भी स्टेट डेवलप करता है तो उसके आसपास के तमाम राज्यों को भी। हेलो, बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए पंकज। जी बन जाए। देखिए, तमाम अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी राज्य का डेवलपमेंट होता है तो तमाम और भी अन्य राज्यों का भी डेवलपमेंट माना जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से 2034 विकसित भारत की परिकल्पना उसको लेकर चर्चा की जा रही, तो वो तमाम मसलों को लेकर जो है सरकार अपने तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए नए डेवलपमेंट की चर्चा की, चाहे बस्तर का विकास हो, चाहे इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट का विस्तार हो, या इसके अलावा जो मैंने पहले कहा कि आपको जिस तरह से अलग अलग 3 योजनाएं जिसको लेकर प्रधानमंत्री यूरिया प्लांट को लेकर बात हुई है, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान को लेकर जो अप्रूवल केंद्र सरकार ने दिया है मोदी कैबिनेट, उसको लेकर तो तमाम इन मसलों को लेकर चर्चा हुआ और माना जा रहा है कि इससे कहने के जो छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की परिकल्पना है उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है पंकज, आप रहिएगा मेरे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आप तक साझा करें, वो ये कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीएम साई ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में 2305 मोबाइल टावरों के लिए मंजूरी मांगी गई है। बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी से विकास को एक नई गति देने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अब छत्तीसगढ़ में 2305 मोबाइल टावरों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीएम साई ने मुलाकात कर मंजूरी मांगी है। एक बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी से विकास भरेगा पुलांचे। पंकज मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। निश्चित तौर पर अब राज्य सरकार जो है वो लगातार हर पहलू पर ध्यान दे रही है और विकसित भारत में अपने राज्य की भूमिका को भी बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, कल राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, रेल मंत्री से मुलाकात हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनसे मुलाकात होती है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करीबन 2305 नए जो मोबाइल टावर है उनको जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा बताऊं तो प्रस्तावित जो टावर है दूरस्थ एरिया है, जो आदिवासी एरिया, बस्तर एरिया, जगदलपुर का एरिया, वहां पे किस तरह से नए टावर्स लगाया जाए, उन नेटवर्क को बढ़ाया जाए और इंटरनेट का विस्तार किया जाए, उन तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय पोस्ट जो काम करता है उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से दुर्गम क्षेत्रों में, खासतौर पर जो बस्तर नक्सल एरिया जो रेड कॉरिडोर कहा जाता था वो अब समाप्त हुआ, तो वहां किस तरह से काम किया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। इधर कोरबा से खबर है। कोरबा में पूर्व पीएम अटल की प्रतिमा निर्माण पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। दरअसल भारी बारिश में क्षतिग्रस्त हुई अटल प्रतिमा और ब्रॉन्ज के नाम पर कंक्रीट के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष विपक्ष के निशाने पर हैं। हालांकि विपक्ष अब इसको लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। बीजेपी ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। 14 लाख रुपए की लागत से ये अटल प्रतिमा बनी थी, जिसे आप देख रहे हैं। हालांकि ये वाकई में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ये प्रतिमा कि बारिश हो रही है लेकिन बारिश में कंक्रीट की जगह, माफ़ कीजिएगा, ब्रॉन्ज की जगह कंक्रीट के इस्तेमाल से इस प्रतिमा को बनाया गया और यही वजह है कि ये जो बारिश में प्रतिमा थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। प्रथम दृष्टिया तो मूर्ति पे कुछ फॉल्ट दिख रहा है। प्राइमा फेसी अपन ये बोल सकते हैं मूर्ति सही नहीं है, बट इसकी जांच के लिए हम सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। सैंपल का टेस्ट के लिए भेजेंगे तो उससे फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए, जानकारी मुझे भी जो शहर के गणमान्य नागरिक हैं उनके द्वारा मिली। मुझे चौक में हम लोग बैठे थे, मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पूरे भारतवर्ष में मूर्तियां लगनी थी और उस मूर्ति में इस तरह की गड़बड़ी निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है। और जिन्होंने भी ये काम किया है, ये इसकी बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए और ऐसी मूर्ति अगर लगी है तो मैं उसकी एकदम कड़ी निंदा करता हूं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्ति तांबे की बननी थी, वो नहीं बनी है, सीमेंट की बनी है। लेकिन अब एस्टीमेट के आधार पे देखा जाएगा भाई एस्टीमेट किस चीज़ का था और उसका जांच नगर पालिका अपने हिसाब से करेगी। जांच में जो पाया जाएगा वो फिर सबके सामने रहेगा। अगर ऐसा अगर हुआ है तो गलत है। संदेह तो जा रहा है कि सीमेंट की कंक्रीटिंग की लग रही है। अब बाकी जांच के बाद फाइनल पता पड़ेगा कि क्या है। हाँ, थोड़ा सा साइड से पपड़ियाँ उखड़ी है, कलर उखड़ा है उसका, देखने में ऐसा पता पड़ रहा है। नहीं, बराबर है। सब आए थे साहब, लिबक सर जी आए थे संभाग से, उनको चेक करके चले गए हैं। सभी चीज़ अच्छी है। रोड के सीसी रोड के मापदंड को चेक कर लिए हैं। आए हुए थे बीच में, है ना, इसकी जांच कर ली गई है। 2 दिन पूर्व में आए थे मंडे को। नहीं, बराबर है। सब आए थे साहब, लिबक सर जी आए थे संभाग से, उनको चेक करके चले गए हैं। सभी चीज़ अच्छी है। रोड के सीसी रोड के मापदंड को चेक कर लिए हैं। आए हुए थे। तो भाई रायगढ़ से खबर है। रायगढ़ में दरअसल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। देह व्यापार के 2 अड्डों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें से 2 महिलाओं
समेत कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 नाबालिगों का रेस्क्यू भी किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। देह व्यापार के 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 नाबालिगों का रेस्क्यू भी किया गया है। और ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी जो आप तक साझा की जा रही है। रायगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। देह व्यापार के 2 अड्डों पर छापेमारी की गई है। 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 2 महिलाओं समेत कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भिलाई से है। दरअसल भिलाई जिले में सुबह सुबह चेन स्नैचिंग की 2 वारदातें हुई, जिनसे इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। पहली घटना सुपेला थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर सुबह करीब 6 बजे घर के सामने टहल रही एक बुजुर्ग महिला के गले से एक्टिवा सवार 2 बदमाशों ने चेन झपट ली। चालक हेलमेट पहने हुआ था, जबकि पीछे बैठा आरोपी चेहरे पर नकाब लगाए हुए था। तो वही दूसरी घटना का जिक्र करें तो दूसरी घटना भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र की सुबह 6 बजे की ही है, जहाँ पर फूल तोड़ रही एक बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंककर एक महिला के गले से चेन खींचकर अपने पुरुष साथी के साथ वो महिला फरार हो गई। हालांकि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगाल रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो ये 2 वारदातें अलग अलग जगहों पर हुई हैं भिलाई में। दरअसल भिलाई में चेन स्नैचर्स का आतंक आप देखिए, सुनसान इलाका है। एक तरफ एक बुजुर्ग महिला जो थी वो फूल तोड़ रही थी, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला जो घर के बाहर खड़ी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, दुर्ग में रास्ते में खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि लोहे के रॉड, पत्थर और धारदार हथियार भी चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। आरोप यह है कि सोहन वर्मा, मोहन वर्मा, राजा वर्मा और उनके साथियों ने पूजा साहू के परिवार और उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में तेजराम साहू और नीलेश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नीलेश की हालत बेहद नाजुक और गंभीर बताई जा रही है, जबकि उनका अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज भी जारी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के डबरापारा में बीती रात लगभग 11 बजे के आसपास रास्ते में खड़ी पिकअप वाहन को हटाने की बात पर से आरोपी सोहन वर्मा, मोहन वर्मा, राजा एवं उसके साथियों ने मिलकर के एक राय होकर के पूजा साहू, उसके पति नीलेश साहू और नीलेश साहू के भाई तेजराम साहू और शैल्या साहू को लोहे के रॉड और हाथ मुक्के से तथा पत्थर से मारपीट करके संघातिक चोटें पहुंचाई हैं, जिसमें नीलेश साहू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हत्या के प्रयास के अपराध धारा 109, 296, 115(2), 351, 3 और 35 BNS के तहत एक आपराधिक प्रकरण कायम। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।